नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल डायल 100 में आप सबका स्वागत है। कहते हैं कि मौत जिंदगी की हकीकत है, लेकिन जब इंसानियत की मौत होती है तो जनाजे नहीं उठते, लोगों का लोगों पर से विश्वास उठ जाता है। माना सच में झूठ मिलाना हम सबकी आदत है, लेकिन जो लोग सिर्फ सच के लिए लड़ते हैं उनका साथ कभी कभी उनके अपने भी छोड़ देते हैं। रुक जाओ। सीमा, अरेस्ट कर लो इस लड़के और इसके परिवार वालों को। लेकर चलो इन सबको। अरे समधी जी, क्या है ये सब? ये लड़की कौन है? ये जिसे बहू बनाकर दहेज मांग रहे हो ना, इसकी बहन है हम। अरे बहन है तो कुछ भी करेगी क्या? देखिए, लेकर चलो इन सबको, बहुत हो गया। अरे क्या किया? अरे एक मिनट रुको यार। अरे बताओ इसे। बस समधी जी, बताइए इनको। अरे एक मिनट, छले क्या तुम लोगों ने? एक मिनट, खून क्या तुम लोगों ने? पुलिस के आगे धमकी नहीं देना। लेके जा इसको। अरे मेरी बात सुनिए आप। अरे मैडम, अरे मैडम, हमारा बात सुनिए। अरे गलत फहमी हुआ है कुछ। अरे सर, अरे मैडम बात सुनिए। अरे छोटी, तुम खुद को समझती क्या हो? दहेज का तुम्हारे पति के जेब से जा रहा था जो धमक पड़ी आके। छोटी, वो लालची लोग हैं, तुम हमें गलत। हम तुमको अपनी बहन नहीं मानते, फिर काहे अपना शकल दिखाने आ जाते हो बार बार? अरे इतना मुश्किल से मंगली बेटी के लिए मंगला लड़का मिला था, सब पर पानी फेर दिया मुझौसी ने। माँ, आप खबरदार जो हमको माँ बोली तो। अम्मा जी देखिए, आप लोग भले ही संतोषी को अपना नहीं मानती हैं, और संतोषी आप लोगों का भला ही चाहती है। आप तो चुप ही रहो जीजा जी। आपको दहेज नहीं मिला तो सोचा हमारे पति को कैसे मिल जाए? हमारी माँ हमारे लिए बिजनेसमैन लड़का ढूंढी है जो आपसे 10 गुना ज्यादा कमाता है। आपकी औकात क्या है? ए छोटी, जबान संभाल के बात करो तुम हमसे। छोटी हो, छोटी की तरह रहो, ज्यादा बीच में टिपिल टिपिल ना करो तुम, वरना मारेंगे लपड़, बुद्धि खुल जाए। मार दिए लपड़, क्या करोगे तुम? बिमला, अरे क्या किए तुम? अरे दामाद जी पर हाथ उठाए। माफी मांगो, हम कह रहे हैं माफी मांगो, ये अच्छा बात नहीं है। चलो बेटी। बिमला, बिमला हमारा हाथ। देखा संतोषी, कितना इज्जत हो रहा है दामाद का घर में। हम तुमको बोले थे कि लोग मर रहे तो मरने दो इनको, लेकिन तुमको हमारा बेइज्जती कराने का शौक चढ़ा था। पकड़ो ध्रुव को तुमको जो करना है वो करो। मन करे तो सारी जिंदगी के लिए इस घर में बैठ जाओ तुम, लेकिन हम तुम्हारे चक्कर में अपनी बेइज्जती नहीं करा सकते। बहुत हो गया, अब बस सब खत्म। दामाद जी, दामाद जी, कारे, संतोषिया को फोन तुम ही घुमाया था ना? हाँ? अरे बोलता कहीं रहे मुझौसा, घेटिया छोड़ देंगे। अरे बिमला, बस हुआ तमाशा। तमाशा तो आपकी वजह से हो रहा है। आप ही बोले थे इसको संतोषिया को फोन करने के लिए ना? हाँ बोले थे। तुम उसकी सौतेली हो, पर हम तो उसके अपने सगे हैं ना। पूजा की सगाई संतोषी के बगैर कैसे होने देते हम? तो कौन सा सगाई होने दी? सगाई तो उसने तुड़वा दिया ना। पूजा, हम तुम्हारा भला ही चाहते थे। अरे का दरवाजा खटखटा रही है? चल यहाँ से, कोई नहीं सुनने वाला तुमरा यहाँ पे। चल निकल यहाँ से, निकल। बिमला, निकल। बिमला, अरे क्या कर रही हो? बच्चा है ना गोद में इसका। जब रिश्ते सगे और सौतेले के तराजू में तुलते हैं तो अक्सर खून के आगे जज्बात पानी हो जाते हैं।
ये केस संतोषी के उन नाजुक जज्बात से जुड़ा था जहां उसके आदर्श भले ही चट्टान की तरह मजबूत थे, लेकिन उसका सच्चापन उसके अपनों की आंख का कांटा था। और अपने इसी सच्चेपन की संतोषी को एक ऐसी कीमत चुकानी पड़ी जहां उसके आंसू खून बनकर बहते रहे और उसके खून को भी पानी की तरह बहा दिया गया। साहब हम ही फोन किए थे आपको, यहाँ से गुजर रहे थे तो देखा बच्चा रो रहा है। हट जाओ, हटिए सामने से। आसपास सर्च करो। तुम इसे जानते हो? इसमें हमला किसने किया? नहीं साहब, हम ये तो नहीं जानते, लेकिन जो देखे वो आपको बता दिए। सर, ये लड़की का पर्स, मोबाइल और पैसे मिले हैं, लेकिन मोबाइल बंद है। मोबाइल और पैसे इंटैक्ट हैं। इसका मतलब है हत्या लूट के इरादे से नहीं हुई है। हो सकता है इसे मार के यहाँ डंप कर दिया गया हो। लेकिन सर, इसके साथ तो बच्चा भी है। अगर कोई डंप करता तो बच्चे को जिंदा क्यों छोड़ता? शायद इसका मर्डर यहीं पर हुआ है। सर, बच्चे के शरीर को पूरी तरह से चेक किया। शरीर पे कहीं भी चोट के निशान नहीं है, लेकिन कहीं कहीं खून के धब्बे हैं। लगता है बच्चे के शरीर पे खून के निशान इस औरत के ही हैं। विवेक, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ और फोरेंसिक टीम से कहना कि इस बच्चे की बॉडी में जो खून है उसे चेक करें, वो इस महिला से मैच करता है या नहीं। और इसका फोन ऑन करवाओ, हो सकता है इसके किसी रिश्तेदार का नंबर हो। ओके सर। संतोषी पिछले एक हफ्ते से ही अपने मैके में थी और कल वो पटना वापस आने वाली थी। कल वापस आने वाली थी लेकिन आई नहीं, तो उसकी फिक्र नहीं हुई? नहीं साहब, ऐसा कोई बात नहीं है। हमारा लड़का है ना ध्रुव, इसका फेफड़े में बीमारी है। कल इसको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी, इसलिए हमको संतोषी फ़ोन भी की थी। सूरज, ध्रुव की तबीयत बहुत ढीली है। अगर ये ठीक हुआ ना तो हम आज शाम में आ जाएंगे, वरना हम कल सुबह आ जाएंगे। ठीक है संतोषी, जैसा तुम सही समझो। संतोषी जब रात में वापस नहीं आई तो हमको लगा लेट हो गया होगा, इसलिए रुक गई होगी। सवेरे उठते ही हम पिताजी को फ़ोन करके पूछे कि तो इन्होंने बताया कि संतोषी कल रात में निकल गई थी। हमको भी साहब यही लगा था कि संतोषी सवेरे ही जाएगी, इसीलिए ध्रुव को हम अपने साथ सत्संग पर ले गए। हम कीर्तन में थे और तभी संतोषी का फोन आया तो हम उठा नहीं पाए। हम राधे को दे दिए फोन। हेलो दीदी, हम बोल रहे राधे, मालिक सत्संग में, इसीलिए हम फोन उठाए। ध्रुव कहाँ है? हमने बोला ध्रुव मालिक के पास है। वो बोली ध्रुव को गणेशपुरा चौराहे पर लेकर आओ, और वहां से पटना जाने वाला बस पकड़ने के लिए बस अड्डा चली गई। लेकिन हमें तो संतोषी की लाश वीरपुर के जंगल से मिली और तुम कह रहे हो कि तुमने उसे गणेश नगर चौराहे पर छोड़ा। हमने तो बोला था साहब दीदी को कि हम बस अड्डा छोड़ देते हैं, लेकिन वो बोली खुद ही चली जाएगी। कुछ छुपा नहीं रहे हो ना? हम कुछ भी नहीं छुपा रहे हैं साहब। जब तुम संतोषी को गणेश नगर चौराहे पर छोड़े उस वक्त कितने बजे होंगे? 7 साढ़े 7 बजा होगा साहब। गणेश नगर चौराहे से बस अड्डे जाने वाले रास्ते में पूछताछ करो। आपको किसी पे शक? अरे संदीप जी, अच्छा नहीं किया तुम लोगों ने। खून क्या शुरू हो गए? साहब, गौरव और उसके परिवार को संतोषी ने दहेज लेने के जुर्म में अंदर करवाया था। हमको लगता है उन्हीं लोगों ने कुछ ना कुछ करवाया होगा संतोषी के साथ। लेकिन अगर वो लोग अंदर थे तो संतोषी को मरवाएंगे कैसे? हमको मालूम पड़ा था कि वो लोग 2 दिन पहले अपना जमानत करा के बाहर आ गए थे।
ठीक है, उनका नाम पता जो भी डिटेल आपके पास है लिखवा दीजिए। विवेक, जिस पुलिस स्टेशन में गौरव और उसके परिवार के खिलाफ दहेज का केस दर्ज हुआ था, उसके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से मिलते हैं एक बार। सर। सर, लड़के का नाम गौरव गुप्ता है और ये उसके माता पिता स्मृति और अभय गुप्ता। संतोषी के मायके वालों से इन लोगों ने दहेज की मांग की थी। दिल्ली के रहने वाले हैं ये लोग। आपने इन्हें सगाई के दौरान अरेस्ट किया था। अगर ये लोग संतोषी की फैमिली से दहेज मांग रहे थे तो संतोषी के घर वाले उसकी छोटी बहन की सगाई कर क्यों रहे थे? सर, इस बारे में तो मैं कुछ नहीं बता सकती, लेकिन हाँ, संतोषी ने बताया था। उसके मायके वालों ने भले इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी हो, पर संतोषी हमेशा गलत के खिलाफ खड़ी होती थी। मैं उसे पहले से जानती हूँ। पुलिस की ट्रेनिंग हमने साथ में ली थी। संतोषी ने पुलिस ट्रेनिंग ली थी? यस सर, 6 साल पहले इसी थाने में हमने ज्वाइन किया था ASI बनकर। चार साल पहले जब संतोषी की शादी हुई थी तो उसने अपना ट्रांसफ़र पटना करवाया था, क्योंकि उसका ससुराल पटना में था। पर शादी के लगभग 3 साल बाद उसने जॉब छोड़ दी। संतोषी के पिता ने संतोषी की हत्या का शक गौरव और उसके परिवार पर जताया है। आपको क्या लगता है? सर, ये लोग जब अंदर थे तो भी इनके चेहरों पर कोई शिकन नहीं थी, और जमानत के बाद जब बाहर आए तो ऐसी अकड़ के साथ आए जैसे उन्होंने कोई क्राइम किया ही नहीं। फिलहाल पता चला है कि ये लोग दिल्ली भी नहीं गए, मुजफ्फरपुर में ही हैं, किसी JK लॉज में ठहरे हैं। संतोषी को बोले थे कि हम टेम्पो मंगा देते हैं, पर बोली ना ही उसको हमारा पैसा खर्च करवाना है, ना ही उसको अपना करना है। एक एक पाई जोड़ जोड़ के रख रही थी ध्रुव के इलाज के लिए, लेकिन अब खुद है अपनी जान गंवा बैठी है। हेलो, सर, हमारे पेरेंट्स दहेज नहीं मांगे थे, बस बोला था कि शादी हमारी हैसियत से होनी चाहिए। अब शादी में कैश और साजो सामान तो हर लड़की वाले देते हैं। उन्होंने हाँ भरी, तभी तो हम इतना खर्चा करके दिल्ली से मुजफ्फरपुर आए, और यहाँ के हमारे साथ ही धोखा हुआ। धोखा नहीं, आप लोगों को आपकी औकात दिखाई संतोषी ने। उसने आपको अंदर करवाया और आपने बाहर आते ही उसे मरवा दिया। सर, हमने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया तो जमानत के बाद अभी तक यहाँ क्यों टिके हो? दिल्ली वापस क्यों नहीं गए? इसलिए नहीं गए सर, क्योंकि 2 दिन के बाद पेशी है कोर्ट में हमारी। दहेज के केस में तो जमानत मिल गई, मर्डर के केस में क्या होगा मालूम है ना? मालूम है सर, और ये भी जानते हैं कि आप ना हमें डोरी केस में फंसा सकते हैं और ना ही मर्डर केस में अंदर कर सकते हैं। बड़ा कॉन्फिडेंस में हो। कुछ गलत थोड़ी ना किए हैं सर। 5 दिन हवालात में रहकर भी अकल ठिकाने नहीं आई। अकल है सर, और ये भी जानते हैं कि आप सिर्फ हमें धमका सकते हैं, अंदर थोड़ी ना कर सकते हैं। ये लोग हैं बड़े शातिर, मर्डर पूरी प्लानिंग से किया होगा। पता लगाओ जमानत मिलने के बाद इस लॉज में या इससे बाहर ही किस किस से मिल रहे थे, इनसे जुड़ी हर इन्फॉर्मेशन निकालो। हो गया सर। हेलो, ठीक है, हम आते हैं। सर, संतोषी का पति सूरज पुलिस स्टेशन में आया है। हाँ साहब, ये बात एकदम सच है कि पूजा और उसकी माँ दहेज देने के लिए तैयार थे। वो लोग संतोषी के पिताजी का कुछ सुनते ही नहीं थे। उन लोग ने तो हमको और संतोषी को ना तो रिश्ते के बारे में बताया था और ना ही सगाई पे हमको निमंत्रण दिया था। ऐसा क्यों? साहब, वो बात ऐसी है कि पूजा और हमारी सास जो है संतोषी से शुरू से ही चढ़ती थी। सगी नहीं थी ना, इसलिए। तो मतलब विमला जी संतोषी की सौतेली माँ है और पूजा सौतेली बहन, पर नारायण जी? एक वही तो हैं उस घर में जो संतोषी से प्यार करते थे। उन्होंने ही राधे से संतोषी को फ़ोन करवाया था सगाई की खबर देने के लिए। और साहब, राधे ने संतोषी को दहेज वाली बात भी बता दी। दहेज की बात सुन के संतोषी एकदम झल्ला गई साहब, और उसने लड़के के घर वालों के बारे में पता किया तो वो लोग सच में लालची थे साहब। पुलिस में थी ना साहब, इसलिए गलत कभी बर्दाश्त नहीं करती थी। और संतोषी ने पुलिस की नौकरी छोड़ी क्यों थी? हमारा लड़का ध्रुव के लिए। ध्रुव के पैदा होने के बाद संतोषी ड्यूटी ज्वाइन की ही थी कि उसकी बीमारी के बारे में पता चला। ला ला ला, हम संभालते, तुम निकलो तो लेट हो जाओगे तुम। ले ले ले।
संतोषी काहे रो रही हो तुम? कुछ नहीं होगा ध्रुव को, ठीक हो जाएगा। लेकिन सूरज अभी तो भूखा है ना, इसलिए रो रहा है। तो तुम निकलो नहीं तो लेट हो जाओगी। जाओ जाओ। हम अपनी नौकरी छोड़ देते। संतोषी कैसी बातें कर रही हो तुम? पागल हो क्या? पुलिस ऑफिसर बनना तुम्हारा सपना था ना, फिर ऐसे कैसे नौकरी छोड़ दोगी तुम? हम कितने खुश नसीब है ना, हमें आप जैसा पति मिला है। लेकिन सूरज, इस वक्त ध्रुव से बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं है। लाओ हमें दो। हमको लगा था हमारा औरत और बच्चा का पालन पोषण हमारा जिम्मेदारी है, इसलिए हम संतोषी को नौकरी छोड़ने दिए साहब। और आपको क्या पता था कि संतोषी हमको और ध्रुव को छोड़ दे हमेशा के लिए चले जाएगी। संतोषी एक एक्स पुलिस कर्मी थी और पुलिस फोर्स ज्वाइन करना उसके जीवन का लक्ष्य था। और 6 साल पहले उसका यह लक्ष्य पूरा भी हुआ और 3 साल पहले तक वो असिस्टेंट पुलिस सब इंस्पेक्टर के पद पर बिहार पुलिस में कार्यरत भी थी। लेकिन अगर पुलिस फोर्स ज्वाइन करना उसके जीवन का लक्ष्य था तो फिर इतने छोटे से कार्यकाल के बाद उसने इस्तीफा क्यों दे दिया? संतोषी के पति सूरज ने अपने बयान में इस बात की वजह तो साफ की थी, लेकिन पुलिस उसके बयान को दूसरे समीकरणों से भी जोड़कर देख रही थी। सर, भले ही संतोषी ने अपने बच्चे की बीमारी के चलते जॉब छोड़ दी थी, लेकिन सूरज नहीं चाहता था कि संतोषी अपनी जॉब छोड़े। शायद संतोषी के साथ बच्चे की बीमारी का खर्चा सूरज को बोझ लगता हो। सर, कई केसेस में मर्डर के ऐसे एंगल भी सामने आते हैं। लेकिन संतोषी और सूरज के रिश्ते को समझे बगैर इस एंगल का कोई बेस नहीं है, क्योंकि संतोषी का मर्डर उसके मायके वाले एरिया में हुआ है और मर्डर सिर्फ संतोषी का हुआ है, उसके बेटे ध्रुव का नहीं। फिर भी पता करके देखो, जिस समय संतोषी की लाश मिली उस समय सूरज वाकई पटना में था। ओके सर। सर, हमने गणेश नगर से क्राइम सीन तक छानबीन की, लेकिन फिलहाल कोई लीड नहीं मिली। पर गौरव का परिवार जिस लॉज में रुका हुआ है वहाँ संतोषी की छोटी बहन और उसकी माँ को देखा गया है और उनके पड़ोसियों से ये पता चला है कि गौरव के परिवार की गिरफ्तारी के बाद दोनों माँ बेटी का संतोषी से बहुत झगड़ा हुआ था। बोल क्यों नहीं रहे? उस दिन जेके लॉज में आप गौरव और उसके परिवार से मिलने गए थे ना? जी सर। संतोषी ने तो उन्हें हवालात पहुंचाया था, फिर आप लोग क्यों मिलने गए थे उन्हें लॉज में? आपके वकील आए थे हमसे मिलने, आपका संदेश दिए। बाकी हम खुद आ गए ये कहने के लिए कि हम पैसा नहीं लेंगे आप लोगों से, कोर्ट से ऐसे ही छुड़वा देंगे। हमारा भी बहुत मन है कि पूजा का ब्याह गौरव जी से हो जाए। हमारे जख्मों पे नमक छिड़कने आए हैं। गौरव जी, उस दिन के लिए हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। वो जो कुछ भी हुआ संतोषी दीदी की वजह से हुआ। हम तो उन्हें सगाई में भी नहीं बुलाए थे, पर वो अपनी दरोगाबाजी से बाज नहीं आती। ठीक है, हम तुमसे अभी शादी कर लेंगे, लेकिन वो तुम्हारी दरोगा बहन फिर से गले पड़ गई तो क्या करेंगे हम लोग? गौरव और उसके परिवार के साथ मिलकर संतोषी को रास्ते से हटाया या फिर तुम दोनों ने खुद ही? अरे नहीं सर, हम लोग संतोषी के साथ कुछ नहीं किए हैं। तो कौन किया है? गौरव और उसके परिवार ने? वो लोग भी नहीं किए। आप लोग जब उनसे मिलके लौटे तो वो लोग हमको फोन किए, वो लोग भी हैरान थे सर। हैरान थे या आप लोगों से अपनी खुशी बांट रहे थे? वैसे तो संतोषी दीदी के मरने का दुख बिल्कुल नहीं है, पर ऐसा भी नहीं है कि हम उनके मरने की खुशी मनाएं। और वैसे भी संतोषी दीदी को कौन सा हमारी खुशियों की परवाह थी, वो तो हमेशा हमें दुखी देती आई है। अरे सर, इतना मुश्किल से मंगली बेटी के लिए मंगला लड़का मिला था और आजकल थोड़ा बहुत कौन नहीं लेता है सर। लेकिन इस संतोषी कुछ ज्यादा ही सच्ची बनती थी, दरोगा का नौकरी छोड़ दी थी पर दरोगाई नहीं छोड़ी थी। अच्छा आप बताइए, घर का मामला में पुलिस को बुलाने का क्या जरूरत है जब हम राजी खुशी सब कर ही रहे थे? तो राजी खुशी अगर कोई अपराध करेंगी तो पुलिस तो आएगी ना। दहेज लेना देना दोनों अपराध हैं। एक बात बताइए, जिस समय संतोषी की हत्या हुई आप लोग कहाँ थे? घरे में थे सर। कहाँ जाएंगे? ये संतोषी पटना के लिए कब निकल गई मालूम ही नहीं चला। वो तो बोली थी अगला सुबह जाएंगे, और अगला सुबह आप ही लोगों से पता चला कि संतोषी
हरे रामा 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 कृष्णा कृष्णा कोई नहीं सुनने वाला तुमरा यहाँ पे, निकल यहाँ से। पापा हम कुछ गलत तो नहीं किए, हम तो पूजा का भला ही चाहते थे। फिर माँ और पूजा हमको अपना क्यों नहीं मानती? और अब आप भी हमको प्यार नहीं करते। ऐसा मत बोल बिटिया, हम तो यही सोच के दूसरा शादी किए थे कि तुमको माँ का जरूरत है। हमको नहीं मालूम था बिटिया कि ये सगे सौतेले का जार हमको दो हिस्सों में बांट कर रख दे। हमको नहीं मालूम। सर, संतोषी के फादर ने बोला था कि संतोषी उस शाम अचानक पटना जाने वाली थी, तो हो सकता है उसके नौकर राधे ने यह बात संतोषी की माँ और बहन को बता दी हो, और इसी मौके का फायदा उठाकर संतोषी की माँ और बहन ने या तो संतोषी का मर्डर कर दिया या करवा दिया होगा। हो सकता है। गौरव की फैमिली संतोषी की माँ और बहन के साथ साथ राधे की एक्टिविटीज में भी नजर रखो। ओके सर। पर विवेक, हमें समझना ये भी होगा कि अगर संतोषी अगले दिन सुबह पटना जाने वाली थी तो उसने अचानक अपना प्लान चेंज करके उसी शाम को पटना जाने का फैसला क्यों किया? चलो चलो मुख लो जल्दी से। अरे हम खा लेंगे। देखो हम तुमको नहीं खिला रहे हैं, अपने होने वाली बिटिया को खिला रहे हैं। चलो मुँह खोलो। बेटी? तुमको कैसे पता बेटी होगी? ले, तुम हमको ऐसा वैसा समझती हो का? अरे हम बहुत बड़े अंतर्यामी हैं, पूरा मोहल्ला का भविष्यवाणी करके बैठे हैं। जिसको बिटिया बोलो तो बिटिया हुआ, बेटवा बोलो तो बेटवा हुआ। हम तो अपनी बिटिया का नाम भी सोच लिए। क्या? ध्वनि। कैसा है? बहुत अच्छा है, लेकिन अगर लड़का हुआ ना तो उसका नाम ध्रुव रखेंगे। अरे सूरज, दरवाजा खोलो। आते हैं भैया, दरवाजा खोलो। अम्मा क्या है, सो रहे थे क्या? ठीक है ठीक है, बटवा दो अपना। कितना हो गया भैया? अरे हम देते हैं ना, तुम जाकर सामान निकालो ना। लो भाई, कितना हो गया? ये लो, काहे देख रहे हैं? बहुत खर्चे होते हैं। आ जाओ, सामान लेकर आओ। अरे मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। अरे तू इसे काहे को ले आया? अरे बिन माँ के बच्चे को कैसे पालेगा? उसका बाप अभी जिंदा है। मरे तेरे दुश्मन, माँ के सामने मरने मारने का बात बोलते, शर्म नहीं आता तुमको? हम तो जीते जी मर गए अम्मा, लेकिन जो इस दुनिया में नहीं है उसके बारे में सोच के आपको जरा सा भी दुख नहीं होता है। अम्मा आप थक गई है, थोड़ा आराम कर लीजिए। सर, ये संतोषी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत मल्टीपल स्टेबिंग की वजह से हुई और हत्या का समय शाम 7 से 8 बजे के बीच। लेकिन सर, एक नई बात सामने आई है। संतोषी के बेटे ध्रुव की बॉडी पर जो हमें खून के धब्बे मिले थे वो संतोषी के ब्लड से मैच नहीं करते हैं। अगर वो ब्लड संतोषी का नहीं है तो किसका हो सकता है? हो सकता है जिसने संतोषी का मर्डर किया हो ये ब्लड उसी का हो। ऐसा भी तो हो सकता है विवेक कि इस काम में राधे की हेल्प ली गई हो और राधे उसे गणेश नगर चौराहे की बजाय सीधा क्राइम सीन पर ले गया हो। लेकिन सर, राधे के बारे में अभी तक जो भी पता चला है उससे तो यही सामने आया है कि ये नारायण का काफी वफादार है और संतोषी को तो अपनी बड़ी बहन की तरह मानता था। लेकिन उनका सगा वाला तो नहीं है ना। हो सकता है राधे को पैसों का लालच देकर विमला और पूजा ने अपने साथ मिला लिया हो। सर संतोषी की कॉल रिकॉर्ड से सर, संतोषी का फोन क्राइम सीन पे हत्या के 1 घंटे के बाद बंद हुआ है। संतोषी की कॉल रिकॉर्ड से पता चला है कि जब वो मायके में थी तो उसके फोन पे एक नंबर से कई बार कॉल आया। सर, ये नंबर किसी मुकेश सिंह के नाम पर भीमनगर के एड्रेस से रजिस्टर्ड है और ये मुकेश संतोषी को काफी समय से कॉल कर रहा था। और भीमनगर गणेश नगर चौराहे से ज्यादा दूर नहीं है जहां हमें संतोषी की लाश मिली थी, और गणेश नगर चौराहे पर संतोषी को छोड़ा था राधे ने। विवेक, इस राधे को बुलाओ। हो गया सर। साहब, भले ही संतोषी दीदी हमारी सगी नहीं थी, लेकिन हम उनको सगी से भी ज्यादा मानते थे साहब। हमारी बड़ी दीदी थी साहब। और पूजा और विमला, तो नौकर तो पूरे खानदान का है ना। हो सकता है उन दोनों की बातों में आकर उस दिन तो संतोषी को गणेश नगर नहीं वीरपुर के जंगल ले गया हो जहां उसे मारने वाला पहले से ही मौजूद था। हम ऐसा कुछ भी नहीं किए साहब। पूजा दीदी और विमला मालकिन भी जो कुछ हमको बोलती है सबसे पहले हम साहब को बताते हैं, उसके बाद ही उनकी सुनते हैं। उस शाम मालिक ही हमको बोले थे
कि संतोषी दीदी को बस अड्डे छोड़ाओ। लेकिन संतोषी को तूने बस अड्डे तो छोड़ा ही नहीं। साहब, दीदी ने बोला वो गणेशपुरा चौराहे से टेम्पो पकड़ के चली जाएंगी। संतोषी उस दिन गणेश नगर चौराहे पर किसी और से मिली थी? हमको कुछ नहीं मालूम साहब, वो हमको वहीं से लौटने बोली थी। एक बात बता, मुकेश सिंह कौन है? हेलो, कौन मुकेश सिंह बात कर रहा है? जी बोल रहा हूँ। आप कौन? मैं मुजफ्फरपुर थाने से उमेश यादव बात कर रहा हूँ। आप तुरंत मुजफ्फरपुर थाने आ जाइए। तुम समझ काहे नहीं रहे हो? तू काम धंधा करेगा या इस बच्चे को पालेगा? देखो बेटा, अभी भी समय है, इसको नाना नानी के पास छोड़ आओ। अम्मा आप जी, हमने सुना है संतोषी शादी के बाद कभी भी 2 दिन भी अपने मायके में नहीं रुकी, क्योंकि उसकी सौतेली माँ और उसकी बहन उसको बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। बिल्कुल सही सुना साहब आपने। लेकिन इस बार संतोषी पूरा 1 हफ्ते अपने मायके में रुकी थी। तो क्या इस बार तुम्हारा संतोषी से कोई झगड़ा, कोई मनमुटाव हुआ था? झगड़ा? और हमारा और संतोषी का झगड़ा मैंने सवाल ही नहीं होता है साहब। तो फिर तुमने संतोषी से जिंदगी भर अपने मायके में रुकने के लिए क्यों बोला था? तुमको जो करना है वो करो, मन करे तो सारी जिंदगी के लिए इसी घर में बैठ जाओ तो, लेकिन हम तुम्हारे चक्कर में अपनी बेइज्जती नहीं करा सकते। अच्छा, मैंने आपको मीनाक्षी और उसकी अम्मा भड़का के भेजी है। देखिए साहब, हमारा और संतोषी का सब कुछ एकदम ठीक हो गया था, वो तो वापस भी आने वाली थी। लेकिन संतोषी के वापस आने से पहले ही उसका मर्डर हो गया। अब तुम्हारी संतोषी से फोन पे खुशी खुशी बात हुई या झगड़ा हुआ, इसका क्या प्रूफ है? देखिए साहब, हमारे पास प्रूफ तो नहीं है, जितना हमको पता था हम आपको बता दिए, और यही सच है। सूरज, अच्छे से सोचकर बताओ, कहीं तुम्हारे और संतोषी के झगड़े की वजह ये मुकेश तो नहीं? मुकेश? आप इसमें मुकेश को घुसा के मतलब कहना क्या चाहते हैं? मुकेश को तो जानते हो ना तुम? आप मुकेश को जानते हैं, वो संतोषी का दोस्त था। अरे साफ साफ बता क्यों नहीं देते इंस्पेक्टर साहब को? साहब, हम बताते हैं आपको, वो मुकेश दोस्त नहीं, संतोषी का आशिक था। अम्मा काहे लिए आप बीच में कूद रही हैं? आप चुप रहिए ना, हम बता देंगे, सब बता रहे हैं हमको, आप चुप रहिए। साहब, वो संतोषी और मुकेश एक दूसरे को पसंद करते थे, और संतोषी मुकेश से शादी भी करना चाहती थी। अगर संतोषी मुकेश से शादी करना चाहती थी तो फिर उसकी शादी तुमसे क्यों हो गई? दरअसल हमारे चाचा मुजफ्फरपुर में रहते थे, नहीं उनका देहांत हो गया। हम बचपन से उन्हीं के पास पले बड़े। हमारे चाचा और संतोषी के पिताजी बहुत अच्छे दोस्त थे, इसलिए हम संतोषी को बहुत पहले से जानते हैं, और हम संतोषी को पसंद भी करते थे। लेकिन संतोषी जो है वो मुकेश को पसंद करती थी और शादी करना चाहती थी। लेकिन मुकेश ने संतोषी को धोखा दे दिया, उससे झगड़ा कर लिया। संतोषी एकदम टूट गई थी साहब। हमें लगता था कि मुकेश में वो सब कुछ है जो हम अपने पति में देखना चाहते थे, लेकिन सूरज, हमसे शादी करोगे? मुकेश सिंह, तुम अक्सर संतोषी को कॉल करते थे, और पिछले 1 हफ्ते में तो काफी ज्यादा कॉल्स किए हैं। जान सकता हूं क्यों? सर, हम बस ऐसे ही कॉल करते थे। संतोषी का मर्डर हुआ है, तुम्हारी इस ऐसे ही का हम क्या मतलब निकालेंगे, समझते हो ना? साहब, मुकेश जो है संतोषी को फोन करके तंग करता था, ये हम खुद देखें। हेलो मुकेश, तुम्हें कितनी बार समझाया, अब हम शादीशुदा हैं, प्लीज ऐसे फोन करके हमें परेशान मत किया करो। साहब, संतोषी मुकेश का फोन सिर्फ इसलिए उठाती थी ताकि संतोषी मुकेश को समझा सके
कि वो उसे भूल जाए और अपनी जिंदगी में आगे बढ़े, लेकिन वो समझता ही नहीं था। क्या समझते सर? सच तो यह है कि हम भी संतोषी को भूल नहीं पाए थे सर। हमने नहीं छोड़ा था उसे, उसने हमको छोड़ा था। वादा किया हमसे शादी करने का और शादी उस सूरज से कर ली। और शायद ये बात तुमसे सहन नहीं हुई, और अब जब वो अपने मायके में थी तुमने उसका मर्डर कर दिया। सर अगर हमको मारना होता ना तो 4 साल इंतजार नहीं किया होता। उसी दिन मार के फेंक दिया होता जिस दिन वो हमको छोड़ के गई थी। देखो संतोषी, बात समझने की कोशिश करो। माँ को तुम्हारा जॉब करना बिल्कुल पसंद नहीं है और शादी के बाद तो बिल्कुल नहीं करने देंगे वो। मुकेश, तुम जानते हो ना, पुलिस विभाग में काम करना मेरा सपना है। तुम्हारा मुझसे शादी करना भी तो सपना था ना। हाँ, लेकिन क्या? कौन सा तुमने आईएएस का जॉब प्राप्त किया है? एक मामूली से एएसआई बनी हो ना। अरे छोड़ो ये सब जॉब। देखो मेरी बात मानो, हम तुम्हारी किसी कमी को नहीं छोड़ेंगे, सब पूरा करेंगे। क्या इतना मुश्किल है बात समझना? जिसे हमारा काम मामूली लगता है वो क्या देगा हमें? देखो मुकेश, हम नहीं जानते कि तुम अपनी वर्दी से कितना प्यार करते हो, लेकिन हम अपनी वर्दी के लिए तुम्हें भी छोड़ सकते हैं। सर वर्दी के लिए उसने हमको छोड़ दिया था, लेकिन अब क्या हुआ? सूरज से शादी करने के बाद उसने जॉब छोड़ा ना। सर मायके में देखिए, तुम उसको फोन करके मिलना चाहते थे, उससे पूछना चाहते थे, तो उसने सूरज से शादी करने के बाद ये जॉब छोड़ा ना। तो सूरज को क्यों नहीं छोड़ा जैसे हमको छोड़ दिया था उस जॉब के लिए? तो फिर मुलाकात हुई उससे? सर हम मिलना चाहते थे, लेकिन वो नहीं मिलना चाहती थी हमसे। हो सकता है तुम संतोषी को जबरदस्ती मिले और उसे मारकर उसकी लाश को जंगल में फेंक दिया। सर हमने ऐसा कुछ नहीं किया है, और आपके हाथ मेरे खिलाफ कोई सबूत लगे ना तो आप बोलिएगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम संतोषी पर शक करने लगे थे और तुमने संतोषी को? बस आप हमरे और संतोषी के रिश्ते पे इतना घटिया आरोप मत लगाइए। अरे आपको अंदाजा भी नहीं है हमरे और संतोषी के रिश्ते के बारे में। आज हम अगर जिंदा हैं ना, तो हमरा लड़का ध्रुव, जो संतोषी का आखिरी निशानी है, उसके लिए जिंदा है, वरना हम भी संतोषी के साथ ही मर गए होते। अरे वाह बिटिया, ये पुलिस का कपड़ा में हमारी बिटिया कितनी सुंदर लग रही है। अरे खुश रहो, चुक चुक जियो बेटा, चुक चुक जियो। और जानते हैं पापा, जब हमने शपथ ली ना, पूरा हॉल में महिला सशक्तिकरण जिंदाबाद का नारा लगा था। हमारा सीना गर्व से आज चौड़ा कर दिए तुम। अरे मालिक, क्या हुआ? क्या ढूंढ रहे? मालिक, अरे मालिक क्या कर रहा है? अरे मालिक क्या कर रहा है? मालिक क्या कर रहा है? अरे मालिक, छोड़ दीजिए मत, छोड़िए। हमें नहीं जीना, अपनी बिटिया संतोषी के बिना हम नहीं जीना चाहते। नारायण, ये बच्चों जैसी हरकत क्या है? ये मरने मराने का भूत कहाँ से सवार हुआ? और तुम ये सत्संग में आना बंद मत करो। नारायण, अरे सत्संग से ही तो हर दुख से मुक्ति मिलती है। हमारी और कैसों की जिंदगी में का कम दुख था? हम सब की जिंदगी में सत्संग से ही बदलाव आया है। हमें कोई बदलाव नहीं चाहिए, केवल मुक्ति चाहिए हमें, मुक्ति। सर गौरव का परिवार संतोषी की बहन और उसकी मां के खिलाफ तो अभी तक हमें कुछ नहीं मिला, लेकिन संतोषी को मारने में इस मुकेश का मोटिव भी स्ट्रांग है, और संतोषी के मर्डर में सूरज का हाथ होने की पॉसिबिलिटीज को भी नकारा नहीं जा सकता सर। लेकिन संतोषी का सूरज की मां के साथ भी रिश्ता अच्छा नहीं था। संतोषी की सास के बारे में भी सारी इंफॉर्मेशन निकालो सर। इन सब पे नजर रखने के साथ साथ हर पॉसिबिलिटी को खंगालो। ओके सर। संतोषी शुरू से ही जुझारू सोच की थी। सही और सच के लिए उसने कभी कोई समझौता नहीं किया, लेकिन वो किस सच के लिए कुर्बान हुई?
क्या वो किसी की दुश्मनी का शिकार हुई थी या फिर उसके अपनों ने ही उसका सीना छलनी कर दिया था? संतोषी के मर्डर के कई सस्पेक्ट्स नजर आ रहे थे, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस के सामने एक और केस आया। सर ये तो किसी बच्चे का कटा हुआ सर है, बुरी तरह सड़ चुका है। लगता है काफी टाइम से यहाँ पर पड़ा हुआ है। ये इलाका उस इलाके से ज़्यादा दूर नहीं है जहाँ में संतोषी की लाश मिली थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बच्चे की हत्या का संतोषी की हत्या से कोई कनेक्शन है? पहले आसपास सर्च करो, हो सकता है इसके शरीर के बाकी हिस्से यहीं कहीं आसपास हों। सर आसपास बॉडी का कोई भी दूसरा हिस्सा नहीं मिला। लेकिन विवेक, इस थैली में जिसमें बच्चे के सर मिला है किसी पूजा के सामान की लग रही है, लेकिन नाम मिट गया है, शायद बाहर पड़े होने की वजह से, और बारिश का मौसम भी है। लेकिन एक बात सोचने वाली है, इसमें सिर्फ बच्चे का सर मिला है, धड़ नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी तंत्र मंत्र के चक्कर में बच्चे की बलि दी गई हो? पॉसिबल है सर, हो सकता है संतोषी को किसी तांत्रिक के बारे में पता चल गया हो, वो तांत्रिक किसी बच्चे की बलि दे रहा हो और उसी तांत्रिक के हाथों संतोषी का मर्डर हो गया हो। अगर संतोषी की हत्या का कनेक्शन इस बच्चे की बलि से होता तो संतोषी की बॉडी के पास हमें उसका बच्चा जिंदा नहीं मिलता। तांत्रिक उसके बच्चे को किसी दूसरे कर्मकांड के लिए उठा के ले गया होता। ये मामला कुछ और है। एक काम करो, बच्चे के कटे हुए सर को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजो और ये पता लगाओ कि पूजा के सामान का ये थैला किस दुकान का है। ओके सर। सर जिस बच्चे का कटा हुआ सर हमें मिला था उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट, इस रिपोर्ट के मुताबिक उसकी हत्या उसी शाम हुई जब संतोषी का मर्डर हुआ, और संतोषी के बेटे ध्रुव की बॉडी पर जो हमें खून के धब्बे मिले थे वो उसी बच्चे के थे। इसका मतलब ये हुआ कि जिसने बच्चे को मारा उसका संतोषी के मर्डर से कोई कनेक्शन है। वो पूजा का थैला किस दुकान का है पता चला? सर अभी तक तो नहीं, लेकिन पूछताछ जारी है। हाँ सर, ये हमारी ही दुकान का थैला है, लेकिन पंडित तांत्रिक हमारे यहाँ से तो सभी लोग सामान लेके जाते हैं। अब कब कौन क्या ले गया ये कैसे बता सकते हैं? इसका मतलब ये हुआ कि जिसने बच्चे को मारा उसका संतोषी के मर्डर से कोई कनेक्शन है। वो पूजा का थैला किस दुकान का है पता चला? सर अभी तक तो नहीं, लेकिन पूछताछ जारी है। हाँ सर, ये हमारी ही दुकान का थैला है, लेकिन पंडित तांत्रिक हमारे यहाँ से तो सभी लोग सामान लेके जाते हैं। अब कब कौन क्या ले गया ये कैसे बता सकते हैं? उस दुकान के बाहर सीसीटीवी है। संतोषी के मर्डर से पहले वाले दिनों के उस सीसीटीवी के फुटेज चेक करते हैं, शायद उसमें कुछ मिले। ओके सर। हम तो पूजा का सामान खरीदे थे साहब, कोई क्राइम नहीं किए। तंत्र पूजा का सामान खरीदा था तूने? किस तांत्रिक के कहने पे खरीदा वो बोल। साहब वो अब बोलता क्यों नहीं है? बोलता क्यों नहीं है? साहब वो हम अपने लिए खरीदे थे साहब। इसका मतलब उस बच्चे का सर काट के उस थैली में डाल के तूने ही फेंका? तूने ही फेंका ना? साहब अब जो भी कुछ किए ना साहब वो मालिक के कहने पे किए साहब। अरे रुक, अरे सर कहानी क्या कर रहे हैं सब? हम सब बहुत पुराने दोस्त हैं साहब, कई सालों से एक साथ सत्संग पर जाते हैं, पर सत्संग पर जाने के बावजूद हमारे दुखों का निवारण नहीं हो पा रहा था। तब हमसे एक दिन ब्रिजभूषण बोले, हमको एक तांत्रिक मिला था, उसी ने हमको कहा कि अगर तुम काला जादू सीख लो तो तुम्हारे सारे समस्याओं का समाधान हो जाएगा। संतोषी हमारी बहुत ही प्यारी बच्ची थी साहब, बहुत प्यार करते थे हम उसको।
बहुत मेहनत करके पढ़ा लिखा के उसको पुलिस का नौकरी दिलवाए, लेकिन उसका बच्चा ध्रुव का तबीयत खराब रहने के कारण उसको पुलिस का नौकरी छोड़ना पड़ा। वो बहुत परेशान रहती थी साहब, उसका परेशानी हमसे देखा नहीं जाता था, इसलिए हम काला जादू का सहारा लेना ठीक समझे और उसके लिए हमको एक बलि का जरूरत था। तो वो बलि देने के लिए जो बच्चा हम लाए उसके लिए राधे से बोले। वो बच्चा राधे एक भिखारी से खरीद के लाया। उस बच्चे की बलि देके ध्रुव को ठीक करने का कर्मकांड कर रहे थे हम, तभी संतोषी का फोन आया हमको। हेलो दीदी, हम बोल रहे राधे, मालिक सत्संग में इसीलिए हम फोन उठाए। ध्रुव कहाँ है? ध्रुव तो मालिक के पास है, जैसे ही सत्संग खत्म होगा हम ध्रुव को लेके आ जाएंगे, ठीक है? सब कुछ योजना के अनुसार ही चल रहा था, पता नहीं अचानक वहां संतोषी कहां से पहुंच गई। पापा, ये सब क्या हो रहा है? संतोष बेटा ये सब हम अपना ध्रुव का सेहत के लिए किए हैं। पापा, ध्रुव के लिए आपने दूसरे बच्चे की जान ले ली। तुम सब क्राइम किया, हम तुम सबको पकड़वाएंगे। अरे 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 क्या कर रहे हैं? छोड़िए संतोषी अपनी कहेगी यार, ये सब कुछ कहेगी। छोड़िए, हम कह रहे हैं ना संतोषी किसी से कुछ नहीं कहेगी, हम कह रहे हैं ना, विश्वास कीजिए ना हमारा। अरे हम सबको फंसा देगी और ध्रुव कभी भला नहीं होगा। संतोषी को कभी गलत बर्दाश्त नहीं था साहब, इसलिए हम सबको लगा कि अगर वो वहां से सही सलामत निकल गई तो हम सब फंस जाएंगे और फिर ध्रुव जिसके लिए हमने इतना सब कर्म कांड किया वो सब बेकार हो जाता साहब, इसके लिए हम खामोश हो गए। और वो बच्चे का सर हम उसी थैला में डाल दिया जो राधे तंत्र पूजा के लिए लाया था, और बच्चे का शरीर को जमीन में दफना दिया। संतोषी का भी शरीर को जंगल में ले जाके ठिकाने लगा दिया सर। ये सब करके हासिल क्या हुआ? जिस बच्चे की सलामती के लिए ये सारा कर्म कांड किया, उसी से उसकी मां को छीन लिया और उस गरीब मासूम की भी जान ले ली। बुजुर्गों को हम अपना मार्गदर्शक समझते हैं, लेकिन अगर उनकी सोच और समझ दिशाहीन हो जाए तो इसका असर बेहद विनाशकारी हो सकता है। संतोषी की हत्या के जिम्मेदार उसके पिता नारायण और उनके साथी ब्रिजभूषण, केशव और अमृतराज तो हैं ही, लेकिन दोषी वो मां भी है जिसने चंद पैसों के लिए अपने बच्चे को बेच देना भी ठीक समझा। दोषी वो राधे भी है जिसने अपने मालिक के अपराध में उनका साथ देना भी अपनी वफादारी समझने की भूल की। जो आस्था परोपकार की बजाय स्वार्थ का पाठ पढ़ाती हो, वो सिर्फ अंधविश्वास को ही बढ़ावा दे सकती है। और एक बच्चे की सलामती के लिए दूसरे की बलि चढ़ाना धर्म नहीं, अपराध है। और जहां अपराध होता है वहां धर्म का कभी कोई स्थान हो ही नहीं सकता। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद।